Good morning, students. Let's start the today's class with our chapter क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे थे और इस चैप्टर के रिवीजन में अभी तक हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। ओके, तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने पढ़ी थी कि 7 तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। उसमें से जो सबसे पहली प्रैक्टिस थी वो क्या थी? वो थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सबसे पहली प्रैक्टिस थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब खेती करने से पहले सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। किस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है? उसमें क्रॉप्स को डालने के लिए। क्रॉप्स को उसमें डाला क्यों जाता है? ताकि फसल उग सके। ओके, फिर उसके बाद सोइंग की जाती। सोइंग मतलब सीड्स को डाला जाता है, बीजों को। वो बीज जिस मिट्टी को आपने प्रिपेयर किया है, जिस मिट्टी को आपने अच्छे से सॉफ्ट किया है, जिस मिट्टी को आपने टर्न किया है, पलटाया है, ज़मीन की सॉफ्ट मिट्टी जो ज़मीन के नीचे होती है उसको ऊपर लेकर आया है, उस मिट्टी में आप क्या डालते हो? सीड। ओके, बीज डालते हो। उन बीजों को पहले आप अच्छे से सेलेक्ट करते हो। पहले फार्मर जो होते हैं वो अच्छे से सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाता है बीजों का, सीड्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है? देखिए, एक तो नॉर्मल तरीका होता है क्या कि पानी में डाल दिया जाता है सीड्स को। जो सीड्स ऊपर तैरने लग जाते हैं वो अच्छे सीड्स नहीं होते हैं, वो खोखले होते हैं, उनमें कीड़ी वगैरह लगी रहती है। ओके, और जो सीड्स ऊपर रह जाते हैं उनको हटा दिया जाता है। जो सीड्स नीचे डूब जाते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उन्हीं को खेत में डाला जाता है सोइंग के लिए। ओके, सोइंग मतलब होता है क्या? बीज को डालना। फिर तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐसा प्रोसेस है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं दाल रोटी सब्जी चावल। ओके, इसके अलावा हम दूध भी पीते हैं, हम प्रोटीन शेक वगैरह भी पीते हैं, बॉर्नवीटा वगैरह भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। ओके, फिर हम उसके अलावा अलग से फ्रूट्स भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। तो ये जो फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, तो ये अलग से एनर्जी, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमको। उसी तरह क्रॉप्स को भी, प्लांट्स को भी, जो छोटे छोटे बीज हैं उनको भी एक्स्ट्रा एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो उसके लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किए जाते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं खाद, हिंदी में जिसको बोलते हैं खाद। ओके, वो खाद कैसे तैयार की जाती है? सड़े गले पेड़ होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं, जब वो मिट्टी में मर जाते हैं तो उन सबको इकट्ठा करके गोबर के साथ मिक्स करके खाद तैयार की जाती। जब इस खाद को खेतों में डाला जाता है तो इस खाद से बहुत अच्छी फसल तैयार होती। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, पोटेशियम। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं। ओके, फिर अगला प्रोसेस है इरिगेशन। इरिगेशन में हमने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले मिट्टी को सॉफ्ट किया, उसमें सॉफ्ट करने के बाद उसमें सोइंग की। सोइंग मतलब बीज डाला, ठीक है। बीज डालने के बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किए। मैन्योर फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद क्रॉप्स धीरे धीरे बड़े होने लगे। फसल, जो प्लांट्स हैं खेत में, वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। ओके, जब वो बड़े होने लगे तो उनकी सिंचाई की जाती। सिंचाई मतलब उनमें पानी डाला जाता है ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा बढ़ सकें, ठीक है। पानी डालने के बाद उनमें फर्टिलाइज़र वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह छिड़का जाता है। इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता है और पेस्टिसाइड और वीडीसाइड, ये 3 दवाइयाँ उनमें पेड़ों में छिड़की जाती। क्यों ये 3 दवाइयाँ छिड़की जाती हैं? ताकि पेड़ों को बचाया जा सके कीड़े वगैरह लगने से, पेड़ों में कीड़े वगैरह लगने से बचाया जा सके। फिर वो पेड़ जब पूरी तरह से, क्रॉप्स जो है वो बड़े हो जाते हैं, जो प्लांट्स हैं बड़े हो जाते हैं। अगर गेहूं की फसल लगी तो गेहूं जब पूरी तरह से पककर बड़ा हो जाता है तो उसकी कटाई को हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है। कटाई के बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और पढ़ लिए थे। अब हम थर्ड स्टेप पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या था? हमारा थर्ड स्टेप था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो कैसे मैन्योर यानी खाद को और फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है सॉइल के साथ ताकि न्यूट्रिएंट्स
जो ज़रूरी हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो प्लांट्स को मिल सकें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन्योर क्या होता है मैं ये समझाता हूँ। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे मैन्योर बनाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट से क्या बनाया जाता है? मैन्योर बनाया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जैसे गाय का गोबर हो गया, गाय के गोबर के साथ प्लांट्स की पत्तियाँ, टहनियाँ, सड़ती हुई लकड़ियाँ, ये सब मिक्स कर दी जाती हैं और मैन्योर तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को एक गड्ढे में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और उस गड्ढे में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सड़ने के बाद वो सड़ते कैसे? छोटे छोटे कीड़े उनको खा जाते हैं। ठीक है, किनको खा जाते हैं? जो हमने गोबर वगैरह डाला है, जो हमने प्लांट्स की पत्तियाँ डाली हैं, टहनियाँ डाली हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये जो डीकम्पोज्ड मैटर है इसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब है नेचुरल खाद। ठीक है, ऑर्गेनिक खाद। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, उसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं, हमने मैन्योर तो जान लिया क्या होता है, खाद को बोलते हैं मैन्योर, लेकिन फर्टिलाइज़र क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। जैसे कुछ फर्टिलाइज़र के मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हो गया। तो ये कुछ फर्टिलाइज़र के नाम लिखे हुए हैं। मतलब अगर आप खेत में इन सारे फर्टिलाइज़र्स को डालते हो तो आपके प्लांट्स दुगनी तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। ओके, तो देखिए फर्टिलाइज़र के यूज़ से क्या क्या चीज़ें हुई। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से जो फार्मर्स हैं यानी जो किसान हैं उनको बहुत अच्छी पैदावार मिलती है, बहुत अच्छी फसल की क्वालिटी मिलती है, बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। ठीक है, तो व्हीट की फसल बहुत अच्छी मिलती है, पैडी की फसल बहुत अच्छी मिलती है और मेज़ की फसल बहुत अच्छी मिलती है। तो ये फर्टिलाइज़र का कमाल होता है। ओके, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया जाए तो जो मिट्टी है वो उपजाऊपना खो देती है, अपना जो फर्टिलिटी है वो खो देती। ओके, तो फर्टिलाइज़र को एक तरह से ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितनी क्वांटिटी में प्लांट्स के लिए ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एक प्रोसेस जिसकी मैं बात कर रहा था जिसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हर साल एक ही खेत में क्रॉप्स को ना उगाना सेम तरह के। जैसे अगर आपने लगातार 2 साल किसी खेत में गेहूं उगा लिया है तो अब अगले साल कोई दूसरी फसल उगानी चाहिए उसमें। उसका रीज़न ये है कि सपोज़ उस खेत में अगर 100 ग्राम प्रेजेंट था क्या नाइट्रोजन, ओके, 100 ग्राम फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो आपने गेहूं लगाया तो गेहूं जो है गेहूं को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए। ओके, तो वो 100 ग्राम में से पहले साल उसने 30 ग्राम ले लिया, दूसरे साल भी 30 ग्राम ले लिया। ठीक है, टोटल 60 ग्राम तो 100 में से ख़त्म हो गया, बचा 40। तो कुल मिलाकर के आप अगले साल जब लगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ओके, क्योंकि अगले साल जो तीसरे साल गेहूँ आएगा वो पूरा का पूरा खेत का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ले लेगा। तो ऐसी कोई फसल लगाई जाती है जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के अलावा दूसरे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती। ओके, तो इसीलिए साल दर साल क्रॉप को रोटेट किया जाता है। पहले साल अगर व्हीट लगा है तो दूसरे साल पल्सेस लगाई जाती, दाल लगाई जाती, उसके अगले साल मेज़ लगाया जाता है। तो ऐसे क्रॉप्स को रोटेट किया जाता है। एक ही खेत में 3 से 4 साल लगातार खेती नहीं की जाती एक ही तरह के फसल की। ठीक है, नहीं तो खेत की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती। तो इसी क्रॉप को बदलने को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशन मेथड होता है वो दूसरा एक तरीका है जिससे सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिच कर दिया जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स में डाल दिए जाते हैं। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। ये कैसे किया जाता है? अलग अलग क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली ग्रो करवा के।
पहले जो नॉर्थ इंडियन फार्मर्स थे वो दाल लगाते थे, ठीक है, अगले साल वो वीट लगाते थे, ठीक है, एक साल दाल लगाई उन्होंने, अगले साल वीट लगाते थे, ओके। इससे क्या होता था कि सॉइल का रिप्लेनिशमेंट हो जाता था, ठीक है, सॉइल का क्या हो जाता था, रिप्लेनिशमेंट हो जाता था, ओके। आपने पुरानी क्लासेस में एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। ये राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, देखिए प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है वैसे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, उस नाइट्रोजन को पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब नाइट्रोजन को नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो दो ही तरह से कन्वर्ट की जा सकती हैं, वो नेचुरली नहीं कन्वर्ट की जा सकती, वो सिर्फ दो तरीके होते हैं उसके, या तो बिजली गिरे तो बिजली क्या कर देती है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, या तो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। इन बैक्टीरिया को बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है। तो ये राइजोबियम क्या करते हैं, जो हवा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको ऐसी नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट्स डायरेक्टली ले सकें, ठीक है। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब जो दाल देते हैं, जो दाल हम खाते हैं तो वो जिस प्लांट से आती है वो कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो अलग अलग तरह की दालें जो हैं वो सब लेग्यूमिनस प्लांट से आती हैं, ओके। तो जितने भी दाल वाले प्लांट हो गए, चाहे वो अरहर की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, तो ये सब प्लांट्स क्या कहलाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। तो इनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, ठीक है, और वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में, ये एग्ज़ाम में मैं आपको दे सकता हूँ, ओके। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में अंतर क्या होता है, देखिए फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, मैन्योर ऑर्गेनिकली बनाया जाता है, मतलब वो खेतों में ही तैयार कर लिया जाता है, उसके लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, लेकिन मैन्योर क्या होता है, गाय के गोबर और दूसरी प्लांट और एनिमल रेसिड्यूज़ का बना एक चीज़ होता है, ओके, खाद होती, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो है वो किसी तरह का ह्यूमस नहीं देता है मिट्टी को। ह्यूमस मतलब क्या होता है, ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो जिससे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ओके। फर्टिलाइज़र सिर्फ कुछ ऐसे केमिकल देता है जिससे प्लांट्स जो हैं वो थोड़ा बहुत ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइज़र में कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे प्लांट्स आसानी से ग्रो कर पाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स का नाम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जो है वो लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, मतलब मैन्योर में जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं, ओके। अब मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए मैन्योर के फ़ायदे क्या हैं। ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो फर्टिलाइज़र से अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप खेत में पानी डालो तो मैन्योर अच्छे से सोख ले पानी, ओके, और जब वो मैन्योर अच्छे से सोख लेगा तो वो प्लांट की रूट्स तक, प्लांट की जड़ों तक आसानी से उस पानी को पहुँचा देगा, और प्लांट की जड़ों में एक बार पानी पहुँच गया तो मैन्योर से मिलने वाली सारी अच्छी चीज़ें वो प्लांट की जड़ों में पहुंच जाएंगी, ओके। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। ये सॉइल यानी मिट्टी को पोरस बना देता है। मैन्योर क्या करता है, मिट्टी में छेद कर देता है ताकि एक्सचेंज जो है गैसेस का वो आसान हो जाए, ठीक है। जैसे प्लांट्स को जो गैसेस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सारी गैसेस प्लांट्स के अंदर आसानी से आ सकें। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज़ कर देता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे ये राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये सब बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ये सब माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ओके। जो मैन्योर है वो क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देता है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, सॉइल का कलर और सॉइल का लुक,
ये भी इम्प्रूव कर देता है। ओके, चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। खेत में हमने सीड डाल दिया है, बीज डाल दिया है, अब जब सिंचाई की जाएगी तो उससे पौधे निकलना चालू होंगे, उससे क्रॉप्स निकलना चालू होंगे। ठीक है, प्लांट्स में लगभग 90% वाटर होता है, ये मैं आपको बता दूं। कितना? 90% पानी होता है। तो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती। ओके, तो कुछ पानी की सप्लाई को प्रोवाइड करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। मतलब रेगुलर इंटरवल्स में पानी की सप्लाई देना, वो कहलाता है इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल्स में मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज पानी दिया और एक हफ्ते तक पानी ही नहीं दिया। आपको आज भी पानी देना है, कल भी पानी देना है, परसों भी पानी देना है, उसके बाद वाले दिन भी पानी देना है। तो रेगुलरली आपको पानी देना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, रेगुलर पानी देने को, खेत में रेगुलर पानी देने को बोलते हैं इरिगेशन। ओके, इरिगेशन के सोर्सेस क्या हैं? देखिए, सिंचाई करने के लिए या तो कुएं होने चाहिए, या ट्यूबवेल होना चाहिए, या आसपास तालाब होना चाहिए, या लेक्स होनी चाहिए, बहुत बड़ी झील होनी चाहिए, या नदियां होनी चाहिए, या डैम्स या कैनाल होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं आसपास तो सिंचाई करना आसान हो जाता है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो सिंचाई करने में परेशानी आती है, तो उनको बोरवेल या ट्यूबवेल खुदवाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड दिए हुए हैं इरिगेशन के। इरिगेशन मतलब सिंचाई के कुछ ऐसे तरीके दिए हुए हैं जो इंसान हर जगह यूज़ करता है। जैसे डायरेक्टली कुएं से पानी निकाल करके खेत में डालना, ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोआट या पुली सिस्टम। एक पुली लगा रहता है, उस पुली से पानी को खींचा जाता है, मटके को, बर्तन को खींचा जाता है, उसमें पानी भर के कुएँ से ऊपर आ जाता है। ओके, ये मोआट सिस्टम है या पुली सिस्टम। अगला है चेन पंप। मतलब एक चेन होती है, ये देखिए, ये आपको एक रस्सी दिख रही होगी, उससे खींचा जाता है, चेन को घुमाया जाता है, तो पानी जो है वो नीचे, ये जो सीमेंटेड वॉल दिख रही होगी आपको, इसमें पानी भरा होता है। तो ये जो बाल्टी है ये घूम करके पानी को भर लेती है और वापस से कहाँ छोड़ देती है? खेत में। ओके, तो ये चेन पंप सिस्टम होता है। फिर तीसरा सिस्टम क्या है? तीसरा सिस्टम है हमारा ढेकली सिस्टम। तो ये ढेकली सिस्टम है। ढेकली सिस्टम में आप देख सकते हैं कि कुएं से पानी को निकाला जा रहा है, ठीक है, एक लीवर की मदद से उससे पानी को निकाला जा रहा है और खेत में एक इंसान उस पानी को डाल रहा है। ये ढेकली सिस्टम हो गया। और चौथा, ये बैल की मदद से इस रोटर को घुमाया जाता है, जिससे ये जो पीछे चक्का दिख रहा है, इस पे बाल्टियाँ लगी हुई हैं और ये चक्का घूमता जाता है और इससे पानी इकट्ठा होता जाता है और खेत में जाता है। ओके, तो ये एक तरह का क्या है? राहत सिस्टम। ठीक है, तो 4 तरह के ट्रेडिशनल सिस्टम है। यही मैं पूछूंगा, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो आपको लिखना पड़ेगा मोआट सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, ढेकली सिस्टम और राहत सिस्टम। ओके, तो ये 4 तरह के सिस्टम है इरिगेशन के लिए। ओके, फिर अगला है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ऐसे कौन से मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हैं जो आजकल यूज़ होते हैं? मॉडर्न मतलब नए नवीले। ओके, तो नए नवीले जो सिस्टम है उसमें से 2 ही सिस्टम इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? ये देखिए, आपको ये छोटे छोटे स्प्रिंकलर दिख रहे होंगे। तो मोटर लगी है कुएं में, मोटर पानी को खींचती है और ये पाइप से पानी जो है इन स्प्रिंकलर में पुश किया जाता है। ठीक है, इस स्प्रिंकलर में पानी डाला जाता है और स्प्रिंकलर से फुहारे के फॉर्म में पानी पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्प्रिंकलर मतलब फुहारे जैसा पानी निकलता है। ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ प्रेशर से पानी आना चाहिए पाइप में, तब जाके ये स्प्रिंकलर सिस्टम अच्छे से काम करता है। एक है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? देखिए, ज़मीन के नीचे पाइप्स को गड़ा दिया जाता है और उन पाइप्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब मोटर से पानी ये मेन पाइप में डाला जाता है तो उन छोटे छोटे छेद से पानी हर एक क्रॉप के पास पहुंच जाता है, धीरे धीरे रिस करके, पिचकारी के फॉर्म में नहीं, धीरे धीरे रिस करके। तो ये ड्रिप सिस्टम। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप आ जाता है, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, ऐसे प्लांट जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती। जैसे कोई जहरीला प्लांट अगर हमारी फसल के बीच में उग गया और अगर हमने फसल की कटाई करके उस सारे प्लांट्स को मिक्स कर दिया तो वो सारे जो भी फसल है वो पूरी जहरीली हो जाएगी। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती, उन अनवांटेड प्लांट्स को हमको अलग करना होता है। तो या तो उसमें वीडीसाइड डाल दिया जाता है। वीडीसाइड मतलब ऐसा केमिकल होता है जो वीड्स में हम छिड़क देते हैं तो वीड्स जो है वो मर जाते हैं, यानी ऐसे प्लांट मर जाते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, या जो बेकार फालतू लगे हुए हैं जैसे गाजर घास वगैरह। ओके, तो वीड्स को हटाने के लिए खेत से वीडीसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, 2 चीज़ें और होती हैं
इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कीड़ों को हटाते हैं, पेस्टिसाइड जो है वो कीड़ों से बनने वाले लार्वा को हटाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों खेत में डाले जाते हैं ताकि पेड़ों में कीड़ी ना लगे, ओके। कीड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, ठीक है। वीडीसाइड क्या होते हैं? वीडीसाइड उन प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीड्स। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जिनकी हमको ज़रूरत नहीं, ओके। अब अगला स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कटाई की जाती है। जो फसल तैयार हो गई है, जो क्रॉप तैयार हो गया, सपोज़ आपने गेहूं लगाया था, गेहूं पूरी तरह से पक करके बड़ा हो गया, उसकी फसल अब पीली हो रही है, ठीक है। तो अब उस फसल की हार्वेस्टिंग होगी। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई होगी। तो देखिए, जो अगर खेत छोटा है तो हंसियाँ वगैरह से कटाई की जाती है। ये जो हंसियाँ आपको दिख रही होगी, इसको सिकल बोलते हैं, इससे कटाई की जाती, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड। जब कोई क्रॉप मैच्योर हो जाता है उसके बाद उसकी कटाई की जाती है तो वो कहलाता है हार्वेस्टिंग, ओके। तो हार्वेस्टिंग के लिए पहले हंसिया का यूज़ किया जाता था, सिकल का यूज़ किया जाता था। अभी भी छोटे छोटे खेतों में सिकल का यूज़ किया जाता है, बट जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं तो उनके लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, ये कॉम्बो पैक है दो चीज़ों का। कौन कौन सी दो चीज़ों का? हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब क्या होता है? बिनाई। बिनाई मतलब सीड्स को अलग करना, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है? जो फसल उग गई है उसको काटा जाता है, और थ्रेशिंग में क्या होता है? सीड्स को अलग किया जाता है। कौन से सीड्स हैं ये वो सीड्स हैं जिनको हम अनाज बोलते हैं, ठीक है। जिनको पिसवा करके, जैसे गेहूं है तो गेहूं के पिसवा करके आटा बनता है, तो वो गेहूं जो है वो अलग किया जाता है गेहूं की बालियों से, ओके। तो गेहूं की बालियों से गेहूं अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग, ओके। तो कुल मिला करके आई होप आप लोगों को थ्रेशिंग और ये हार्वेस्टिंग वगैरह ये क्लियर हुआ होगा कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, थ्रेशिंग क्या होती है। अब देखिए, इंडिया में कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उन हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम है पोंगल, साउथ में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। होली सब जगह मनाई जाती है। दिवाली सब जगह मनाई जाती है। नबान्या एंड बिहू ये नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ओके। तो हार्वेस्टिंग के बाद कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती है, भूसा वगैरह, उसको जला दिया जाता है, ओके। उसको जलाने से क्या होता है? उसको जलाने से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वापस से मिट्टी में आ जाते हैं, ओके। क्योंकि क्रॉप जला तो क्रॉप का कार्बन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो जल करके कहाँ आ गए? मिट्टी में आ गए। तो मिट्टी वापस से उपजाऊ होने लगती, ओके। अब देखिए, जो किसान गरीब हैं, जो ज़्यादा जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो इस छोटी सी मशीन से, जिसको बोलते हैं विनोइंग मशीन, इससे वो अपने थ्रेशिंग वाला काम करते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग वाला काम इस छोटी सी मशीन से करते हैं, ओके। अब लास्ट स्टेप क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? जो भी अनाज आपने काटा है, जो भी अनाज आपने अलग किया है, जो भी गेहूं वगैरह आपको मिला है, उस गेहूं को बोरे में भर करके अलग करना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर बोरियों में गेहूं भरा हुआ है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टोरेज, ओके। और स्टोरेज के प्रोसेस कहाँ किए जाते हैं? बड़े बड़े ग्रेनरीज में किए जाते हैं। ग्रेनरीज मतलब क्या होता है? अन्नागार, जहाँ पर अन्न रखा जाता है, जहाँ पर अनाज रखा जाता है। तो इन बड़े बड़े अन्नागार को बोलते हैं सिलोज और ग्रेनरीज, ओके। तो बड़े बड़े अन्नागार को क्या बोलते हैं? सिलोज और ग्रेनरीज, ओके। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनिमल्स से हमको कैसे फूड मिलता है। एनिमल्स मतलब जानवरों से हमको कैसे फूड मिलता है। तो देखिए, जानवरों से हमको, आप खुद ही जानते हैं, अपने आसपास या आप यूज़ भी करते हैं, जो दूध आप पीते हैं वो हमको गाय, भैंस, बकरियों, इन जानवरों से मिलता है, ओके। मेनली गाय और भैंस से दूध मिलता है, ठीक है। तो ये एक एनिमल फूड हो गया, ठीक है। फिर हम और एनिमल फूड्स की बात करें तो मीट हमको एनिमल से मिलता है, ठीक है। फिर और हम एनिमल से हम और क्या चीज़ें ले सकते हैं मीट के अलावा? मीट हो गया, ठीक है। मिल्क हो गया, यानी दूध हो गया, ठीक है। फिर और क्या फूड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं आप? ये इमेजिन करिएगा, ओके। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और ली जा सकती हैं। जैसे अंडे मिल जाते हैं हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? मैं अगर पूछूं आपसे एग्ज़ाम में व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि एनिमल्स को पालना, ठीक है।
एनिमल्स को पालना और उनसे मिलने वाले जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना। एनिमल्स को पाल करके उनसे मिलने वाले ज़रूरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। जैसे अगर प्लांट से एनिमल से दूध मिलता है, प्लांट से हमको फल मिलते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट से हमको फल मिलते हैं उसी तरह एनिमल से हमको दूध मिलता है, चिकन से हमको मीट मिलता है, ओके, मटन से भी हमको मीट मिलता है, ओके। फिर हम और चीज़ें देखें तो मुर्गियों से हमको एग्स मिलते हैं, बत्तख से भी हमको एग्स मिलते हैं। तो जानवरों को पाल करके उनसे उनकी ज़रूरी चीज़ें लेना वो कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री, ओके। एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड। अब जिन जानवरों से हम ये सब सारी चीज़ें लेते हैं उनको प्रॉपर फूड देना पड़ता है, हमको प्रॉपर खाना देना पड़ता है, ओके, और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ओके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में जो भी मैंने रिवीजन करवाया है वो समझ में आया होगा। ऑल्दो मैंने पूरा चैप्टर रीड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ ये चैप्टर मैंने रिवीजन कराया है अभी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ओके। आप जो टेलीग्राम का ग्रुप है आपका, उसमें किसी भी तरह का डाउट आप पूछ सकते हैं, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।